अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं सीतापुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रामू है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। रामू, मैं देवपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ, चंद नारायण। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ रामू, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? रामू, मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और रामू के हाथ में एक राजयोग की रेखा बना दी और फिर बोला, रामू, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। रामू ने ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी देवपुर की ओर निकल गया। रामू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वह यह सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर रामू नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। रामू भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर चलो। रामू उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यह महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? यह सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। रामू को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका ना रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। ऊंचा ओहदा? वह कौन सा? हाँ हुजूर, आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा होंगे। यह सुनकर रामू हैरान रह गया और बोला, राजा और मैं? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हैं। रामू मन ही मन में सोचने लगा, ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच राजा बन गया। हुजूर,
आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए। वहाँ पर आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए। फिर मंत्री आदर सहित रामू को राजमहल में ले जाता है। वहाँ पर रामू का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया, नगर वासियों, आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। भाग्य बदलते ही रामू अब राजा बन चुका था। साथ ही साथ वह रामू से अब रामेश्वर से हो गया था। जब काफी देर हो गई और रामू अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी। हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ तो कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे भगवान, वो कहाँ गए होंगे? वो ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उधर दूसरी तरफ रामू, जो राजा बन चुका था, वह सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज करूंगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा। कल ही मैं सैनिकों को भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूंगा। वो तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जानकी और बच्चों को बुलवा लूंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलवाऊंगा और अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया था और मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं। अब मैं तो राजा बन गया हूँ। अब मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। यह सोचकर रामू ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, हम देवपुर के ज्योतिषी चंद्र नारायण को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वह देवपुर के लिए रवाना हो जाए। ज्योतिष चंद्र नारायण को यहाँ पर बुला कर ले आए। वह सैनिक देवपुर पहुंचकर ज्योतिष चंद्र नारायण को मिला और कहने लगा, ज्योतिषी, आपको दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर दौलतपुर वापस आऊं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कृति उन तक भी पहुंच गई है और वह अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो? चंद्र नारायण, यह मौका हाथ से निकल न जाए और तुझे इसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोचकर वह कहने लगा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे रामू, तू? धीरे बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं रामू नहीं बल्कि राजा रामेश्वर सिंह हूँ। तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे? यह तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह तो सब आपकी कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथों में कटार से वह रेखा नहीं बनाई होती तो आज मेरा भाग्य नहीं बदलता। चंद्र नारायण जी, आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ। इसीलिए मैं इनाम के तौर पर आपको हीरे जवाहरातों से लदे हुए 5 हाथी देना चाहता हूँ और इसके साथ ही 10,000 सोने की अशर्फियाँ आपको इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। इनाम की बात सुनकर ज्योतिषी बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूँ। ज्योतिषी जी, आप समय समय पर हमसे मिलते आते रहिएगा। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ज्योतिषी इनाम लेकर वापस अपने नगर लौट गया। ज्योतिषी के जाने के बाद रामू मन ही मन सोचने लगा, अब मैं इस देश का राजा बन गया हूँ, इसीलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उससे हरा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा, लोग मेरी और भी वाहवाही करेंगे। यह विचार करके उसने महामंत्री को अपने पास बुलाया
और कहने लगा। महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य विजयपुर है और वहाँ पर राजा सुदर्शन का राज है। महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए। हम आज ही युद्ध के लिए कुछ करेंगे। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। राजा सुदर्शन के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध हैं। आपसे पहले वाले महाराज दौलत सिंह की तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये सुनकर रामू भड़क उठा और कहने लगा। महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलवाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसे गलत निर्णय ना लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं यह मानता हूँ कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा सुदर्शन के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उसकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा सुदर्शन पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं होगी। बस बस मंत्री जी, बहुत हो चुका आपका अपना भाषण, बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला करता है वह उसे कभी नहीं बदलता। युद्ध तो अब होकर रहेगा। जाइए, अब जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना कार्य पूरा किया है। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहाँ से चला गया। जब वह सेनापति के पास पहुँचा तो कहने लगा। सेनापति जी, हमारे राजा रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। यह महाराज को क्या सूझा? मंत्री जी, आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया? सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वह तो अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है महामंत्री जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूँ। फिर युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उसी दिन दोपहर को राजा रामेश्वर अपनी सारी सेना को लेकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा। दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या वहाँ के महामंत्री जी ने उन्हें यह नहीं बताया कि हमारा तो उनके राजा के साथ दोस्ताना संबंध है, परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा तो जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। जल्दी ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाएं आमने सामने थी। कुछ ही घंटों में विजयपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हताहत हो चुकी थी। यह देखकर राजा सुदर्शन सोचने लगा। इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का नया राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? राजमहल में महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए। मुझे यहाँ से अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। शायद वह ही मुझे कोई रास्ता दिखाए। वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं महारानी और युवराज को उन्हीं के आश्रम में बुलवा लूंगा।